हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम केस स्टडी स्टार्ट करेंगे। नई केस स्टडी है ये, ठीक है। फ्रेंड्स, आपने देखा है कि मेरा डायरेक्टली यहाँ पे मैं केस स्टडी स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमारा मेन तात्पर्य क्या है कि केस स्टडी हम मिनिमम टाइम में करके हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल सके, हम इधर उधर की बातें ना करें, ठीक है। इसीलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे केस स्टडी उसके ऊपर ही बात करता रहता हूँ, ठीक है। इधर उधर की कोई बात नहीं करता। चलो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हमारी केस स्टडी। सपोज यू आर सीनियर ऑफिसर इन अ मिनिस्ट्री। एक मिनिस्ट्री यानी कि हमको पता है एक मंत्रालय में आप क्या है, एक सीनियर ऑफिसर है। नाउ यू हैव एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन विद यू अबाउट विच इज कमिंग इन नेक्स्ट टाइम। मतलब थोड़े टाइम के बाद में एक प्रोजेक्ट आने वाला है, ठीक है। एक प्रोजेक्ट आने वाला है, उसके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल है वो किसी को बताना नहीं है, पर वो आपके पास इन्फॉर्मेशन सारी है, क्योंकि आप सीनियर ऑफिसर हैं मिनिस्ट्री में, इसीलिए। अब ये इन्फॉर्मेशन किस प्रोजेक्ट के बारे में, तो एक एरिया में मेगा रोड प्रोजेक्ट आने वाला है। मेगा रोड प्रोजेक्ट यानी कि एक रोड बनने वाला है, बहुत बड़ा एक रास्ता बनने वाला है और वो बहुत बड़ा है, और इसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास है। और इसमें डिसाइड किया गया है ना, जो ये पूरा प्लान बना है उसमें डिसाइड किया गया कि ये जब भी रोड बनेगा तो उसमें मिनिमम लैंड एक्विजिशन होना है। मतलब उस एरिया में जहाँ से रोड निकलेगा वहाँ से हमको पता है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी वगैरह किसी को होती है, प्राइवेट लैंड होती है, प्राइवेट कोई ओनरशिप होती है, तो उनके पास से गवर्नमेंट लैंड एक्विजिशन एक्ट है 2013 का, तो उसके अंतर्गत वो लैंड लेती है ना, और उनको सामने कंपेंसेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे डिसाइड किया गया है कि लैंड एक्वायर करना है वो मिनिमम हो, बहुत कम से कम लैंड एक्वायर किया जाए। और वो कैसे हो सकता है, तो कि सही वे में प्रभावी ढंग से आप अगर रोड बनाते हो और आप पहले से डिसाइड कर सकते हो और पॉलिटिकल विल हो सकती है, तो हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, लैंड एक्विजिशन कम करना है, फार्मर डिस्प्लेसमेंट एंड डिफॉरेस्टेशन। और लैंड एक्वायर कम होगा तो वहाँ से जो फार्मर्स की लैंड है वो कम से कम जाएगी उन गवर्नमेंट के पास, तो फार्मर्स भी कम से कम डिस्प्लेसमेंट होंगे, वहाँ से अलग जगह जाएंगे। और डिफॉरेस्टेशन यानी कि वहाँ पे जो पेड़ों की कटाई है वो कटाई भी एकदम कम होगी, ठीक है। तो ये सब डिसाइड किया गया है। अब आपको पता है कि ये जिस एरिया में ये मेगा रोड प्रोजेक्ट आने वाला है उस एरिया की रियल एस्टेट प्राइस बढ़ने वाली है। उस जो रोड निकलने वाला है उसके सराउंडिंग में जितनी भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज है उनकी प्राइस बढ़ेगी। तो कंसर्न मिनिस्टर, एक मिनिस्टर है, कंसर्न मिनिस्टर इसी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर है, उन्होंने आपको क्या बोला है, क्योंकि आप सीनियर ऑफिसर हो और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो आपके हो सकता है कि आपका इन्फ्लुएंस हो वहाँ पे, आप अपने हिसाब से एक डिसीजन बनवा सकते हो। तो कंसर्न मिनिस्टर ने आपको क्या बोला कि रीअलाइन द रोड, रीअलाइन कर दो ये रोड, और बेनिफिट 20 एकड़ ऑफ फार्म हाउस। तो ये जो रोड जहां से निकलने वाला है उसके नजदीक में 20 एकड़ का फार्म हाउस आया हुआ है। किनका, एक मिनिस्टर का, इन मिनिस्टर का, कंसर्न डिपार्टमेंट के। तो उन मिनिस्टर ने क्या बोला कि आप रीअलाइन कर दो ये प्रोजेक्ट को, ये रोड को रीअलाइन करना। अब रीअलाइन करना कैसे, तो सपोज इस तरह से एक रोड निकल रहा है, ठीक है, और ये फार्म हाउस है, ये यहाँ पे है, ठीक है, फार्म हाउस इनका इस तरह फार्म हाउस है। तो ये बोल रहे हैं कि आप ऐसा करो कि ये रोड यहाँ से नहीं बट यहाँ से निकले। तो हमको पता है कि अगर रीअलाइन करेंगे यहाँ से तो हो सकता है यहाँ पे बीच में लैंड हमें ज़्यादा एक्वायर करना पड़े, यहाँ पे बीच में ज़्यादा से ज़्यादा और फार्मर्स को हमें डिस्प्लेस करवाना पड़े और जंगलों की कटाई करनी पड़े, और यहाँ से ऐसे सीधा जाना था रोड, उसकी जगह ऐसे करके फिर ऐसे रोड निकालना पड़े। तो उसकी वजह से क्या है, गवर्नमेंट पे भी एडिशनल बर्डन आएगा, गवर्नमेंट का भी खर्चा ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरह का, पर ये मिनिस्टर आपको इस तरह की बात करे कि इस तरह आप रीअलाइन कर दो ये प्रोजेक्ट, ताकि उनको फार्म हाउस में 20 जो एकड़ जमीन है उसमें फायदा हो, ठीक है। और ये आपको फ्री में नहीं दे रहे, ये आपको मिनिस्टर ऑफर भी कर रहे हैं। क्या ऑफर कर रहे हैं कि फैसिलिटेड परचेज अ प्लॉट नियर दिस प्रोजेक्ट इन ए नॉमिनल प्राइस, बहुत नॉमिनल प्राइस में वहां पे आपको भी एक प्लॉट खरीदने की वो बोल रहे हैं कि आपके नाम पे, आपकी वाइफ के नाम पे हम एक प्लॉट खरीद के आपको दे देंगे। एक प्लॉट नॉमिनल प्राइस में आपको हम आपके वाइफ के नाम पे दे देंगे, ठीक है, उसी लोकेलिटी में जहां से रोड निकल रहा है। और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो वो फंड में भी हेल्प कर देंगे, आपको पैसे देने में भी, पैसे भरने हैं जो भी उस प्लॉट के लिए, उसमें भी वो आपको हेल्प कर देंगे, और नॉमिनल प्राइस में वो प्लॉट आपको मिल जाएगा। और ये बोल रहे हैं कि ये इलीगल भी नहीं है, ये लीगल है, ये लीगल है, इसमें कोई गलती नहीं, गलत नहीं है, वो प्लॉट है वो लीगल है, ठीक है। तो आप भी ऐसे मतलब फंसोगे नहीं यहाँ पे, ऐसे आपको बोल रहे हैं, इस तरह की आपको ऑफर दे रहे हैं, ठीक है। अब ये रीअलाइनमेंट आपको पता है कि रीअलाइनमेंट इस तरह का होगा, तो इसकी वजह से क्या है, सिग्निफिकेंट गवर्नमेंट फाइनेंशियल बर्डन, गवर्नमेंट पे एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा, क्योंकि सपोज यह सीधा रास्ता जा रहा था पर अब वहां पे रीअलाइनमेंट किया तो रोड ज़्यादा लंबा करना पड़ा,
ठीक है, तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन प्राइस ज़्यादा आएगी, ज़्यादा लैंड एक्वायर करना पड़ेगा। और ओरिजिनल क्या था प्लान यहाँ पे, तो कि मिनिमाइज हो लैंड एक्विजिशन, पर यहाँ पे ज़्यादा करना पड़ेगा और इसकी वजह से फार्मर डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा होगा, मोर एग्रीकल्चर लैंड उसमें जाएगी और इसकी वजह से एक्सटेंसिव डिफॉरेस्टेशन होगा और ग्रीन कवर कम होगा। डिफॉरेस्टेशन यानी ज़्यादा जंगलों की कटाई होगी और इसकी वजह से ग्रीन कवर भी कम होगा। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम होने वाले यहाँ पे। ये तो इस तरह का पूरा ये केस स्टडी है। ठीक है, तो इस तरह का हमने केस स्टडी का सबसे पहले हम केस स्टडी समझ लिया। ठीक है, अब इस सिचुएशन में आप क्या, कौन है सीनियर ऑफिसर, आप क्या करोगे यहाँ पे, और आपके सामने यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए पब्लिक सर्वेंट। आप एक पब्लिक सर्वेंट है और पब्लिक सर्वेंट के तौर पे आपकी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है। तो ये हमें सबसे पहले ये पूरा का पूरा केस स्टडी इस तरह समझ के हम इन क्वेश्चन का हमें आंसर करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमको पता है सबसे पहले हमें क्या करना है यहाँ पे, तो कि सबसे पहले हमें समझना है कि ये इंट्रोडक्शन करना है, इस केस स्टडी किसके बारे में है, क्या कहना चाहती है वो। तो यहाँ पे केस स्टडी में कि एक रोड प्रोजेक्ट आने वाला है और वहाँ पे मिनिस्टर साहब की लैंड है 20 एकड़, तो वो रीअलाइनमेंट करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, और आपके ऊपर प्रेशर कर रहे हैं, आपको डायरेक्ट कर रहे हैं और आपको ऑफर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करप्शन की भी बात है। इस तरह का एक प्रोजेक्ट, इसमें प्रोजेक्ट का कॉस्ट भी बढ़ने वाला है और एनवायरनमेंट को डैमेज होने वाला है, इस तरह की केस स्टडी है। ठीक है, तो इस तरह के आप वर्ड यूज कर सकते हो और कह सकते हो कि इस सिचुएशन में मुझे सबसे पहले मुझे क्या काम करना है, तो पब्लिक इंटरेस्ट को प्रायोरिटी पे रखना है। सबसे पहले मुझे क्या सोचना है कि पब्लिक इंटरेस्ट को प्रायोरिटी पे रखना है। मिनिमाइज फाइनेंशियल बर्डन, गवर्नमेंट का यहाँ पे एडिशनल बर्डन आ रहा है गवर्नमेंट के ऊपर, अगर रीअलाइनमेंट करेंगे तो मेरा मेन काम क्या होना चाहिए, तो कि फाइनेंशियल बर्डन ना बढ़े, ये काम मुझे करना चाहिए। और यहाँ पे एनवायरनमेंट का डिस्ट्रक्शन होने वाला है, कैसा, तो यहाँ पे फार्मर डिस्प्लेसमेंट हो गए और वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन होने वाला है। ठीक है, और इसकी वजह से ग्रीन कवर कम होगा, तो एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी भी मेंटेन करना है। तो ये मेरा अल्टीमेट फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में इस तरह की बात करके हमारा केस स्टडी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अलग से हमको क्या स्टेक होल्डर यानी कि हितधारक नहीं पूछा गया है। ठीक है, पर यहाँ पे सबसे पहले हम हितधारक निकालेंगे। मैंने यहाँ पे अलग से हितधारक नहीं लिखे, पर इस केस स्टडी से हम हितधारक यानी कि स्टेक होल्डर समझ लेंगे और वहाँ पे मैंने हर एक जो स्टेक होल्डर है उसके नीचे मैंने अंडरलाइन कर दिया है। ठीक है, तो वो आप एक क्या है, एक बॉक्स बना के उसके सराउंडिंग में इस आप ऐसे करके अलग अलग स्टेक होल्डर लिख लेना। ठीक है, अपने बुक में। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पे स्टेक होल्डर कौन है, तो कि सबसे पहले तो आप सीनियर ऑफिसर है ये मिनिस्ट्री में। ठीक है, ये हो गया। फिर कौन है स्टेक होल्डर यहाँ पे, तो कि प्रोजेक्ट आने वाला है। तो हमने एक शुरुआत में भी एक केस स्टडी किया था, उसमें भी मैंने समझाया था कि मेन जिसके ऊपर कॉस्ट आने वाला है, वहाँ पे बात की थी शायद कंपनी की, कंपनी के ऊपर एडिशनल बर्डन बढ़ेगा वगैरह होगा। ठीक है, तो वो कंपनी एक खुद स्टेक होल्डर थी। तो यहाँ पे कौन, ये प्रोजेक्ट भी स्टेक होल्डर है। क्यों कि अल्टीमेटली अगर रीअलाइनमेंट वगैरह होगा तो प्रोजेक्ट की बर्डन बढ़ेगा, प्रोजेक्ट के ऊपर है ना, प्रोजेक्ट के ऊपर एडिशनल बर्डन बढ़ेगा तो यहाँ पे और प्रोजेक्ट डिले होगा। तो ये प्रोजेक्ट खुद एक क्या है, यहाँ पे हितधारक या स्टेक होल्डर है। फिर फार्मर्स की लैंड डिस्प्लेस होने वाली है, ठीक है, जहाँ से रोड निकलने वाला है, तो वो फार्मर स्टेक होल्डर है। फिर कौन है यहाँ पे, कंसर्न मिनिस्टर, तो ये मिनिस्टर एक स्टेक होल्डर हुआ। ठीक है, तो ये मिनिस्टर एक स्टेक होल्डर हुआ। फिर कौन है, तो कि यहाँ पे इन्होंने आपको ऑफर दिया कि आपके वाइफ के नाम पे क्या है, वहाँ पे एक प्लॉट खरीदेंगे, तो आपकी वाइफ कौन हुए, तो आपकी वाइफ भी एक स्टेक होल्डर हो गई। फिर यहाँ पे सिग्निफिकेंट गवर्नमेंट फाइनेंशियल बर्डन आने वाला है, तो गवर्नमेंट भी एक स्टेक होल्डर हो गई। ठीक है, गवर्नमेंट एक स्टेक होल्डर हो गई। और यहाँ पे कौन है, तो डिफॉरेस्टेशन होने वाला है, तो एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन होने वाला है, हमको पता है। तो एनवायरनमेंट एक खुद एक क्या है, तो कि एनवायरनमेंट एक स्टेक होल्डर है। फिर कौन है यहाँ पे स्टेक होल्डर, तो जहाँ से रोड पास हो रहा है उस रोड के सराउंडिंग में आने वाली पब्लिक। ठीक है, जिस डिस्ट्रिक्ट से जिस जगह से वो रोड निकलेगा, तो वहाँ पे सराउंडिंग में जो लोकेलिटी जो पब्लिक होगी वो भी एक स्टेक होल्डर में आ जाएगी। तो हम पब्लिक जहाँ से रोड पास हो रहा है तो वो सब पब्लिक भी आ जाएगी यहाँ पे स्टेक होल्डर में। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया कि कैसे हम स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आइडेंटिफाई किया हमने स्टेक होल्डर को। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्हाट विल यू डू, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए पब्लिक सर्वेंट। तो हमें यहाँ पे अगर हम सही से समझे ना, तो सबसे पहले हमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाना है। सबसे पहले इस केस स्टडी में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो हमें समझाना है। ठीक है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पब्लिक सर्वेंट के तौर पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो समझाना है। और फिर ये दोनों समझाते हुए आप लास्ट में क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, तो वो लास्ट में आपके ऑप्शन होने चाहिए कि मैं क्या करूंगा, तो माई एक्शंस, मेरी एक्शन। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको अलग अलग केस स्टडी में हमने देखा ना कि हमको पूछा जाता है कि आपके सामने कौन से ऑप्शन होंगे और आपकी बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगी। ठीक है, तो वहाँ पे ऑप्शंस हमें पूछते हैं तो 3-4 ऑप्शन हमें निकालना होता है, उसके प्रोज क्या है, उसके कॉन्स क्या है वो लिखना होता है और उसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, पर यहाँ पे ऐसे अलग अलग हमें क्या
अलग अलग ऑप्शंस नहीं पूछे हैं, ठीक है। हमें डायरेक्टली यहाँ पे क्या पूछा गया है कि व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे, तो मैं ये करूँगा या मैं ये करूँगी, ये मेरा एक्शन होगा, ठीक है। तो इस तरह से लास्ट में हमें आंसर करना है, ठीक है। तो इस तरह के हम केस स्टडी की शुरुआत करेंगे। अब सबसे पहले हमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे निकालना है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्या हो सकते हैं, तो हमने केस स्टडी सबसे पहले पढ़ी। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हमने कल भी बात किया था लास्ट केस स्टडी में कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दो टाइप के इंटरेस्ट है और उन बीच में, दोनों के बीच में घर्षण हो रही है। एक प्राइमरी इंटरेस्ट है और सेकंड इंटरेस्ट है। प्राइमरी इंटरेस्ट हो सकता है आपका कि पब्लिक के बारे में आप सोचें, और सेकंड इंटरेस्ट हो सकता है कि आपके खुद के बारे में। यहाँ पे प्राइमरी इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट की बात किया जाए तो मिनिमाइज होना चाहिए लैंड एक्विजिशन, गवर्नमेंट के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं बनना चाहिए, लैंड डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए यानी, और ग्रीन कवरेज कम नहीं होना चाहिए, ये प्राइमरी इंटरेस्ट है, ठीक है। सेकंड इंटरेस्ट यहाँ पे क्या हो सकता है, तो कि आपके वाइफ के नाम पे आपको क्या है, एक प्लॉट भी मिल जाएगा, और हो सकता है कि मिनिस्टर का आपने काम कर दिया तो आपका प्रमोशन भी हो जाए, आपकी करियर प्रोग्रेस भी हो जाए, तो ये आपका सेकंडरी इंटरेस्ट है। तो ये इसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लिखने से पहले इस केस स्टडी में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है वो हमें समझना है। तो एक्चुअल प्रॉब्लम तो ये है कि आप एक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आपके पास है, ठीक है। आपके पास कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, आप कॉन्फिडेंशियलिटी यहाँ पे मेंटेन करते हो कि नहीं, वो सबसे पहले, क्योंकि इसको बोलते हैं इनसाइडर इन्फॉर्मेशन। आप इनसाइडर पर्सन हो, आपके पास इन्फॉर्मेशन है। अब आपका पब्लिक सर्वेंट के तौर पे आपका ये ड्यूटी होता है कि उस इन्फॉर्मेशन को आप बचा के रखें, आप संभल के रखें, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है लैंड एक्विजिशन, यानी कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, फार्मर डिस्प्लेसमेंट, फार्मर कौन है यहाँ पे, वल्नरेबल सेक्शन है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से जगह से हटा रहे हो अपनी। फिर डिफॉरेस्टेशन यानी कि एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। ये सब हम अगर ये कब होगा, तो कि आपको ये सब मिनिमाइज करना है, पर अगर आप अपनी ड्यूटी नहीं करोगे तो ये सब होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। फिर मिनिस्टर आपके ऊपर आपको क्या कर रहे हैं, तो रीअलाइन करने की बात कर रहे हैं रोड की, ठीक है। और आपकी वाइफ को क्या है, वाइफ के नाम पे आपको एक प्लॉट देने की भी बात हो रही है। तो ये अगर आप ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो तो ये क्या हुआ, उन्होंने आपको ब्राइब देने की कोशिश की, यानी ये करप्शन वाला हुआ, ये करप्शन वाला हुआ, कॉल्यूसिव करप्शन इसको बोलते हैं। हो सकता है कि कॉल्यूसिव करप्शन या तो कोर्स करप्शन हुआ। कॉल्यूसिव करप्शन में आप सामने से हाथ मिला के अगर काम कर रहे हो तो कॉल्यूसिव करप्शन है, पर आप नहीं मानते हो और तो भी आपको वो फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं कोर्स करप्शन, फोर्सफुल करप्शन, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आप एक सिविल सर्वेंट हो, आप एक पब्लिक सर्वेंट हो, इस तौर पे आपकी पब्लिक इंटीग्रिटी क्या है, आपकी इंटीग्रिटी, आपकी अकाउंटेबिलिटी वगैरह डिसाइड होगी। आपके ह्यूमन वैल्यूज क्या है वो यहाँ पे डिसाइड होगा। आपके फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ सिविल सर्वेंट हमने अलग अलग पढ़ा है, वो यहाँ पे डिसाइड होगा, ठीक है। आप कैसे पर्सन हो वो यहाँ से चेक होगा पूरा। तो ये केस स्टडी कहाँ से आई है, ये केस स्टडी जो एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्वेंट उस वाले चैप्टर से केस स्टडी आई है, ठीक है। तो वहाँ से केस स्टडी पूछा गया है। तो उसमें क्या है कि एक सिविल सर्वेंट में कौन सी फाउंडेशनल वैल्यू होनी चाहिए, तो वो यहाँ से इस केस स्टडी से चेक होगी। तो आपकी कोई भी एक्शन इस केस स्टडी में लोगे ना, तो वो आप कैसे सिविल सर्वेंट हो, कैसे पब्लिक सर्वेंट हो, वो डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह हमने ये अलग अलग के प्रॉब्लम यहाँ पे समझे, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसको समझना है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमने बात की कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी क्या है वो तो हमने समझ लिया, ठीक है। अब हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमें लगेगा कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, जो सीनियर ऑफिसर है उनके सिर पूछा है। ऐसा तो कहीं पे यहाँ पे डिफाइन किया नहीं है, अलग से पूछा नहीं है कि किन के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हम दोनों के लिख सकते हैं, एक तो मिनिस्टर के खुद के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं। तो मिनिस्टर के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, पब्लिक ड्यूटी वर्सेस प्राइवेट गेन। एज ए मिनिस्टर के तौर पे उनकी पब्लिक ड्यूटी क्या होनी चाहिए थी, मिनिस्टर के तौर पे पब्लिक ड्यूटी उनका ये होना चाहिए था कि मिनिमाइज हो लैंड एक्वाजिशन, कम से कम लैंड को लिया जाए, फार्मर्स का डिस्प्लेसमेंट कम से कम हो, डिफॉरेस्टेशन कम से कम हो, एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन कम से कम हो, वो एक उनका पब्लिक ड्यूटी होना चाहिए था। और वर्सेस प्राइवेट गेन, प्राइवेट गेन क्या है उनका, तो प्राइवेट गेन के उनकी 20 एकड़ जो फार्म हाउस वाली जगह है उनके साइड में से वो रोड निकले ताकि उनकी लैंड को फायदा हो, उनकी रियल एस्टेट प्राइसेस बढ़ जाए, ठीक है। तो ये उनका पर्सनल गेन। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये दो ये हो गया एक, ठीक है। तो ये मिनिस्टर का। अब हम बात करेंगे कि मी एज ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, मेरा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो पब्लिक ड्यूटी वर्सेस पर्सनल गेन। पब्लिक ड्यूटी क्या है मेरा, तो पब्लिक ड्यूटी ये मुझे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं निकालना। एक तो ये क्या होना चाहिए, एक पब्लिक ड्यूटी होना चाहिए। दूसरा पब्लिक ड्यूटी क्या है, तो पहले से ही प्रोजेक्ट जब आने वाला था उसके पहले ही डिसाइड किया गया है कि लैंड एक्विजिशन कम हो, फार्मर डिस्प्लेसमेंट कम हो, डिफॉरेस्टेशन कम हो, ठीक है। तो वो मेरा पब्लिक ड्यूटी है। वर्सेस पर्सनल गेन, पर्सनल गेन में क्या है, तो मेरे वाइफ के नाम पे उस लोकेलिटी में मुझे एक नॉमिनल प्राइस में एक अच्छा सा प्लॉट मिल जाएगा और हो सकता है कि मेरा करियर में भी प्रोग्रेस हो, ठीक है। तो ये हो गया। फिर
पब्लिक वेलफेयर एंड पॉलिटिकल विल। पब्लिक वेलफेयर के बारे में सोचना है, मुझे क्या करना है कि वल्नरेबल सेक्शन है यहाँ पे फार्मर्स का बेनिफिट होना चाहिए वर्सेस पॉलिटिकल विल एंड पॉलिटिकल विल। मिनिस्टर का भी यहाँ पे क्या हो सकता है, मिनिस्टर का भी जो पब्लिक वेलफेयर के बारे में सोचना था मिनिस्टर को भी, पर वो पॉलिटिकल विल क्या कर रही है, पॉलिटिकल विल कुछ और कह रही है। जो यहाँ पे जब ये प्रोजेक्ट बना तब क्या डिसाइड किया गया था कि फार्मर्स को कम से कम नुकसान होना चाहिए, पर पॉलिटिकल विल, अब पॉलिटिकल विल में कौन, तो ये मिनिस्टर क्या चाह रहे हैं अब, तो मिनिस्टर ये चाह रहे हैं कि आप रीअलाइन करो रोड को और फाइनेंशियल बर्डन गवर्नमेंट पे बढ़ाओ, फार्मर्स का डिस्प्लेसमेंट कराओ और मोर एग्रीकल्चर लैंड को आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या करो, तो एक्वायर करो। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल विल वाला एक प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फेयरनेस एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। फेयरनेस यानी कि मुझे किसी भी सिचुएशन में फेयर रहना है, किसी के मुझे ना मिनिस्टर की फेवर करना है ना किसी और की फेवर करना है, मुझे क्या है, रूल बाइड होना है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फेयरनेस। तो एक फेयरनेस की बात आएगी, एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस दूसरा क्या हो सकता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस किन का, तो मिनिस्टर का, किन के ऊपर इन्फ्लुएंस होने वाला है अनड्यू, तो क्या आपके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो ये इस टाइप का एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। फिर कौन सा मिसयूज ऑफ पब्लिक मनी, यहाँ पे फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा ना, रीअलाइनमेंट करेंगे अगर प्रोजेक्ट का तो फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा, तो ये क्या हो रहा है, मिसयूज पब्लिक ऑफ मिसयूज हो रहा है ना पब्लिक मनी का, तो ये वन टाइप ऑफ करप्शन ही है। फिर अगर आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो भी यहाँ पे करप्शन हो गया, इसको बोलेंगे कॉलेज ऑफ करप्शन। फिर जस्टिस वर्सेस इनजस्टिस, जस्टिस किनके साथ में हो रहा है, जस्टिस वर्सेस इनजस्टिस, इनजस्टिस होगा ना फार्मर्स के साथ में अगर आपने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर दिया तो ये होगा। और जस्टिस, तो जस्टिस आपको जस्टिस करना है किनके साथ में, इन फार्मर के साथ में, अगर आपने नहीं माने तो उनके साथ में इनजस्टिस हुआ। ठीक है, तो ये एक वन टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। एनवायरमेंट एथिक्स, यहाँ पे सबसे बड़ा एनवायरमेंट एथिक्स की बात भी आ रही है कि अगर इस तरह से लैंड एक्वायर हो रहा है, फार्मर डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, ठीक है, मोर एग्रीकल्चर लैंड ज़्यादा से ज़्यादा आ रही है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ग्रीन कवर कम हो रहा है, तो ये एनवायरमेंट को अफेक्ट कर रहा है, एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे ये भी फिक्स होगा कि आपकी वैल्यू कैसी है एनवायरमेंट के प्रति। एनवायरमेंट एथिक्स में आप मानते हो कि नहीं, एथिक्स क्या कहता है कि आपकी एक्शन कैसी होनी चाहिए, राइट एक्शन होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अगर आपकी एक्शन कैसी है, राइट है या नहीं, एथिकल प्रिंसिपल को आप फॉलो कर रहे हो नहीं, ठीक है, आप वर्चू बेस्ड पर्सन हो कि नहीं है, वर्चू में आपके अंदर करेज है कि नहीं, फोर्टिट्यूड है कि नहीं, आपके अंदर टेम्परेंस है कि नहीं है, प्रूडेंस है कि नहीं, तो ये सब वगैरह यहाँ पे डिसाइड होगा, यहाँ पे फिक्स होगा। ठीक है, तो इससे पता चलेगा। तो ये सब आ गए, यहाँ पे क्या आ गया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब एज ए पब्लिक सर्वेंट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज़ में क्या होनी चाहिए, ये सब प्रॉब्लम से, ये सब इश्यू से, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अब पब्लिक सर्वेंट में हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे क्या होनी चाहिए, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे एज, हमको सबको याद रखना चाहिए कि एडम स्मिथ ने क्या बोला, इम्पार्शियल स्पेक्टेटर के बारे में बोला। इम्पार्शियल स्पेक्टर, इम्पार्शियल यानी कि हर एक इंसान के अंदर एक इम्पार्शियल पर्सन बैठा है जो हर एक चीज़ें हो रही है बाहर उसको इम्पार्शियल वे में देखता है। आपके अंदर भी आपका एक कॉन्साइंस होता है, आप गलत चीज़ कर रहे हो या सही चीज़ कर रहे हो, तो आपके अंदर एक कॉन्साइंस होता है। वो कॉन्साइंस क्या करता है, इम्पार्शियल वे में हर एक चीज़ों को वो देखता रहता है कि आप जो कर रहे हो वो सही है नहीं। तो एडम स्मिथ कहता है कि हर एक इंसान के अंदर एक इम्पार्शियल स्पेक्टर बैठा है, तो आप कुछ भी करोगे वो उसको याद करके करना, उसको याद करके करना कि आपके अंदर एक बैठा है, वो आपके जो कंसाइंस है उनके अगेंस्ट में आप गए तो क्राइसिस ऑफ कंसाइंस होगी, क्राइसिस ऑफ कंसाइंस होगी। ठीक है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए पब्लिक सर्वेंट क्या होनी चाहिए थी, तो कि पब्लिक इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखे। ठीक है, तो यहाँ पे एज ए पब्लिक सर्वेंट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो मैं यहाँ पे ये लिखा है। ठीक है, तो अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ यहाँ पे अपहोल्ड करना। कैसे रूल ऑफ लॉ अपहोल्ड करना, तो कि रूल में जो लिखा हुआ है कि मिनिमाइज लैंड एक्विजिशन, तो वो मुझे करना है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो, किसी को हार्म नहीं पहुंचाओ, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे रखो, फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल उनको मेंटेन करे रखो, डीपीएसपी को फॉलो करो, वेलफेयर स्टेट का जो एग्जाम्पल है वेलफेयर स्टेट डीपीएसपी, तो वेलफेयर स्टेट में आओ आप, तो वेलफेयर स्टेट के तौर पे भी आप कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है उन सबको फॉलो करो। और अगर ये सब आप मानते हो कि रूल ऑफ लॉ ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये कौन सा है, अप्लाइंग प्रूडेंस, आप प्रूडेंस अप्लाई कर रहे हो। प्रूडेंस किसने बोला था, ये तो कार्डिनल वर्च्यू से ना, किसके कार्डिनल वर्च्यू से, एक्विना के, एक्विना ने 4 कार्डिनल वर्च्यूज दी है। ठीक है, कार्डिनल इंपेरेटिव दी है, तो उसमें से एक है प्रूडेंस। तो आप इस चीज में अगर रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड कर रहे हो तो आप यहाँ पे प्रूडेंस अप्लाई कर रहे हो, ये फिक्स होता है। ठीक है, यहाँ पे तो प्रूडेंस अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे समझ लिया कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें हमने प्रूडेंस अप्लाई किया। और एक दूसरी बात है कि लेटर ऑफ लॉ एंड स्पिरिट ऑफ लॉ। ठीक है, लेटर ऑफ लॉ,
मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एंड स्पिरिट ऑफ लॉ, ठीक है, लेटर ऑफ लॉ एंड स्पिरिट ऑफ लॉ। लेटर ऑफ लॉ क्या कहता है कि लॉ में जो लिखा हुआ है वो उसको मानो आप, एंड स्पिरिट ऑफ लॉ क्या कहता है कि उसको आप एकदम कमिटमेंट के साथ में उस काम को कर रहे हो। स्पिरिट ऑफ लॉ, उसमें आपका स्पिरिट भी दिख रहा है कि आप सही में किसी का भला करना चाहते हो। तो पब्लिक सर्वेंट के तौर पे आपको लेटर ऑफ लॉ को सिर्फ फॉलो नहीं करना है, स्पिरिट ऑफ लॉ को फॉलो करना है। ये लेटर ऑफ लॉ पता है क्या है? ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड इसको कहते हैं, और स्पिरिट ऑफ लॉ यानी कि डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। ये लेटर ऑफ लॉ क्या हुआ? ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड, और स्पिरिट ऑफ लॉ हुआ डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। एज ए पब्लिक सर्वेंट आपके अंदर क्या होना चाहिए? डेमोक्रेटिक एटीट्यूड होना चाहिए, डेमोक्रेटिक, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में सोचे। तो यहाँ पे मुझे स्पिरिट ऑफ लॉ फॉलो करना है, ठीक है। और इसके लिए मैं प्रूडेंस यहाँ पे अप्लाई होगा, जो एक्विना ने बोला है इन कार्डिनल इंपेरेटिव। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। यहाँ पे मुझे कैसा रहना है? मेरी इंटेग्रिटी को फॉलो करना है, इंटेग्रिटी को। इंटेग्रिटी मीन्स अपहोल्डिंग हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑनेस्टी। मुझे हाईएस्ट लेवल पे ऑनेस्ट रहना है, मुझे किसी की वो क्या ऑफर वगैरह एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रिटी के साथ में काम करना है, इम्पार्शियलिटी के साथ में काम करना है। मुझे किसी के साथ में पार्शियलिटी नहीं करनी है, किसी के साथ में पार्शियलिटी नहीं करनी है, ना फार्मर्स के साथ में, ना मिनिस्टर के साथ में। स्टेवर्डशिप ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज, पब्लिक रिसोर्सेज है उनकी स्टेवर्डशिप करना है। स्टेवर्डशिप यानी हम शुरुआत में भी टर्मिनोलॉजी हमने किया था, तब मैंने बोला था कि स्टेवर्डशिप यानी कि केयर टेकर। आप क्या है? केयर टेकर। किसके केयर टेकर है? तो एनवायरमेंट के केयर टेकर। तो एज ए पब्लिक सर्वेंट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि पब्लिक रिसोर्सेज है उनका मैं केयर करूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन भी ना बढ़े, फार्मर्स का डिस्प्लेसमेंट भी ना हो, और एक ग्रीन कवर भी ताकि ना घटे, ठीक है, ना कम हो। तो स्टेवर्डशिप ऑफ पब्लिक सर्विस रिसोर्सेज ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल सेक्शन, यहाँ पे वल्नरेबल सेक्शन कौन है? तो वल्नरेबल सेक्शन है यहाँ पे फार्मर्स, जिनकी लैंड ज़्यादा से ज़्यादा जा रही है, तो उनको मुझे प्रोटेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपने क्या किया? जस्टिस किया। तो ये जस्टिस के सामने आप लिख दो कि चार कार्डिनल इंपेरेटिव दिए हैं एक्विना ने, उसमें से एक है जस्टिस। तो ये जस्टिस भी यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। फिर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है मुझे, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट। तो एनवायरनमेंट, इसमें आप फंडामेंटल ड्यूटी लिख दो। तो हमको पता है फंडामेंटल ड्यूटी में आर्टिकल 48 ये है शायद समथिंग, वो एनवायरनमेंट के बारे में है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है आपको, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। तो आप लिखो कि एनवायरनमेंट को मैं प्रोटेक्ट करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा। फिर प्रोफेशनल एथिक्स, मैं प्रोफेशनल एज ए सीनियर ऑफिसर हूँ मिनिस्ट्री में, ठीक है, मेरे पास कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, तो मुझे यहाँ पे प्रोफेशनल एथिक्स मुझे मेंटेन करना है कि ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को बाहर नहीं जाने देना है, ठीक है। मुझे ट्रांसपेरेंसी वहाँ पे मेंटेन करनी है, पर कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन करनी है। अगर पहले से लोगों को, या तो मेरे जानने वाले पहचान वाले को लोगों को मैंने बता दिया, तो फेवरेटिज्म वाली चीज़ हो गई, और वो वहाँ पे सराउंडिंग में एरिया में जहाँ पे रोड आने वाले वहाँ से लैंड वो क्या कर लेंगे? तो खरीद लेंगे, और ताकि रियल एस्टेट की प्राइस बढ़ेंगे और उनको फ्यूचर में बेनिफिट होगा। तो ऐसा मुझे कुछ भी नहीं करना है, प्रोफेशनल एथिक्स मुझे मेंटेन करना है, और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को बाहर नहीं निकलने देना है। प्रोफेशनल एथिक्स को मेंटेन करना है, मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है, पर्सनल गेन को यहाँ पे लिस्ट प्रायोरिटी पे रखना है, पर्सनल गेन को मुझे नहीं सोचना है, ठीक है। और एथिकल गवर्नेंस, इस तरह से एथिकल गवर्नेंस यानी अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी वगैरह मेंटेन करना। अगर मुझे मिनिस्टर इस तरह की ऑफर देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके साथ में मैं डायरेक्टली बात करूँ, ठीक है, डायरेक्टली बात करूँ कि ये जो आप कर रहे हो तो ये सही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से मुझे एथिकल गवर्नेंस को भी मेंटेन करना है, ठीक है। तो एज ए पब्लिक सर्वेंट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही होनी चाहिए कि रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड किया जाए, और डेमोक्रेटिक एटीट्यूड में फॉलो किया जाए। इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए, और इंटीग्रिटी और इम्पार्शियलिटी जो इंसान के अंदर होती है, उसके अंदर कौन सी वैल्यू होती है एक्विना की? तो टेम्परेंस। टेम्परेंस यानी क्या है पता है? टेम्परेंस यानी हमारे अंदर संयम होना। अब ये संयम कौन सा वाला संयम? एक तो टॉलरेंस यानी सहिष्णुता आती है, पर टेम्परेंस यानी कि संयम। संयम कौन सा वाला? तो हमारे जो डिजायर्स होती है, हमारी इच्छाएं होती है ना, मटेरियलिज्म डिजायर होती है, मटेरियलिज्म के पीछे हम भागते हैं, या अलग अलग टाइप की डिजायर्स होती है, तो उनके ऊपर रिस्ट्रेंट होता है, उनको बोलते हैं टेम्परेंस, ठीक है। तो ये उस तरह की संयम की बात कर रहे हैं। तो कि हमें मटेरियल चीज़ों के पीछे बहुत भागना नहीं चाहिए। जैसे बुद्धिज्म ने बोला है ना, बुद्धिज्म में कि डिजायर इज रूट कॉज ऑफ मिजरी। मिजरी, दुख का कारण क्या है? डिजायर से। तो डिजायर से हमें दूर रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं डिजायर्स कम से कम होगी मेरी, इंटीग्रिटी में फॉलो करूंगा, इम्पार्शियलिटी फॉलो करूंगा, एथिकल प्रिंसिपल के साथ में मैं रहूंगा। कोई मेरी एक्शन है वो मेरी एक्शन राइट रहेगी, कोई गलत एक्शन में नहीं लूंगा। तो ये टेम्परेंस आपके अंदर ये कैसा कह सकते हो, और आप एक्विना के कार्डिनल इंपेरेटिव आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है। फिर स्टेवर्डशिप ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज, प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल सेक्शन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, प्रोफेशनल एथिक्स एंड एथिकल गवर्नेंस। तो ये मेरी एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए पब्लिक सर्वेंट रहेगी। अब यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट विल यू डू इन दिस सिचुएशन, आप क्या करोगे? तो मेरी एक्शन, अब मेरी एक्शन कैसी रहेगी, वो मेरी एक्शन यहाँ पे मुझे दिखाना है, ठीक है। तो मेरी एक्शन क्या होनी चाहिए यहाँ पे? तो हमने सब ये प्रिंसिपल अलग अलग बात कर दिया कि ये हमारे अंदर होने चाहिए। तो आप समझ सकते हो कि हम क्या करेंगे यहाँ पे, कौन सी एक्शन के साथ में जाएंगे। सोचो आप।
तो हमें कुछ गलत नहीं करना है, हमें इंटीग्रिटी मेंटेन करनी, इम्पार्शियलिटी, प्रोफेशनल एथिक्स वगैरह, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। ये सब कहाँ से होगा? तो हम अगर मिनिस्टर की बात में नहीं आएंगे, हम मिनिस्टर की अगर बात में नहीं आएंगे, उनकी बात नहीं मानेंगे, तो ही ये हो सकता है। तो ही वो रोड जिस वे में जाना चाहता था वो ही सीधा सीधा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है, लैंड एक्विजिशन मिनिमाइज हो सकता है, फार्मर डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है, डिफोरेस्टेशन कम हो सकता है, ठीक है। तो ही हो सकता है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो मेरी एक्शन ऐसी होनी चाहिए कि मिनिस्टर को मैं क्या बोलूँ, ना बोलूँ यहाँ पे। और हमने कल भी बात किया था, कल भी केस स्टडी में, कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बातें आती है जहाँ पे, तो वहाँ पे क्या करना है, सीधा उस केस से खुद को या तो दूर कर लेना है या तो सामने वाले इंसान को ना बोल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिस्टर को मैं पोलाइटली ना बोलूँगा, येस मैन नहीं बनना है, हमें येस मैन नहीं बनना है, हमें उनको ना बोलना है। मिनिस्टर अगर हमारे ऊपर है, सुपीरियर, हमको उससे नुकसान भी हो सकता है, हमें प्लॉट भी नहीं मिलेगा, या तो फ्यूचर में हो सकता है कि हमारा ट्रांसफर हो जाए या करियर में प्रोग्रेस ना हो, ये सब हो सकता है। पर स्टिल हमें एथिक्स के साथ में जाना है, हमें एथिकल गवर्नेंस लाना है, हमें रूल ऑफ लॉ को अबाइड रहना है, हमें स्पिरिट ऑफ लॉ को फॉलो करते रहना है, ठीक है। हमें पब्लिक के बारे में सोचना है, पब्लिक वेलफेयर के बारे में सोचना है, पर्सनल गेन को सबसे मिनिमल रखना है, सेल्फलेस लेस पर्सन बनना है हमें, है ना, हमें सेल्फलेस लेस पर्सन बनना है, ठीक है। प्रॉबिटी इन गवर्नेंस हमें रखना है, प्रॉबिटी इन गवर्नेंस, हमें एडहरेंस टू इंटीग्रिटी हाईएस्ट वे में हमें एडर करना है, ठीक है। तो रिफ्यूज टू मिनिस्टर पोलाइटली, मैं पोलाइटली मिनिस्टर को ना बोल दूंगा। और यहाँ पे कार्डिनल जो इंपेरेटिव है एक्विना की, उसकी चौथी वैल्यू है, फोर्थ वैल्यू कौन सी, तो फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड यानी मनोबल, जितनी भी एडवर्स सिचुएशन है तो भी मैं वहाँ पे ना बोल रहा हूँ, तो ये फोर्टिट्यूड आपका दर्शाता है, ठीक है। तो मेरी एक्शन क्या होनी चाहिए, मिनिस्टर को मैं पोलाइटली ना बोल दूंगा और ये मेरी फोर्टिट्यूड होगा मेरे अंदर, वो यहाँ पे साबित हो रहा है, ठीक है। फिर अप्राइज हिम डिफिकल्टी इन न्यू प्लान, अब उनको मिनिस्टर है वो आपसे हायरकी में बड़े हैं, मतलब है ना ऐसे, तो आप वैसे तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हो और मिनिस्टर परमानेंट एग्जीक्यूटिव नहीं है, स्टिल वो एक मिनिस्टर लेवल पे है, ठीक है। तो आप ऐसे उनको पोलाइटली ना बोलोगे और उसके रीजन भी दे दोगे, आप उनको बोलोगे कि मैं यहाँ पे नया प्लान आप जो बोल रहे हो ना कि वहाँ से निकालना, तो ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, तो इसकी वजह से फार्मर एजिटेशन करेंगे, फार्मर ज़्यादा से ज़्यादा उसका आप विरोध आपको झेलना पड़ सकता है, और इसकी वजह से हो सकता है कि पब्लिक के अंदर आपका नाम चला जाए, तो आपकी बैड इमेज भी बन सकती है पब्लिक के अंदर, और नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि आप पॉलिटिक्स में आप जीत के ना हो, ये भी हो सकता है। राजनीति में आप नेक्स्ट टाइम अगर इलेक्शन लड़ रहे हो तो आप जीत के ना हो, तो उनको थोड़ा इस तरह डराओ, इस तरह डराना है, ठीक है। यहाँ पे डराने के लिए एक थियरी है, डिलार्ड्स फियर थियरी, ठीक है। ये एथिक्स एटीट्यूड में आती है ये थियरी, ठीक है। तो ये फियर थ्योरी का यूज होना है, उनको ये समझाना है कि अगर इस तरह से करोगे तो फार्मर एजिटेशन करेंगे, डिफोरेस्टेशन ज़्यादा होगा, तो आपकी बैड इमेज बनेगी और नेक्स्ट टाइम आप इलेक्शन में शायद हो सकते हो आप ना जीतो या आपको टिकट ना मिले, ठीक है। तो उनको इस तरह से भी आप बोल सकते हो। फिर अगर वो तो भी आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर करते हैं तो आप अपनी हायर अथॉरिटी है, सीनियर अथॉरिटी है, अगर सेक्रेटरी वगैरह है तो उनको आप बात करो कि मुझे इस तरह से मेरे ऊपर प्रेशर करने की ये कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से मेरा एक्शन होना चाहिए। दूसरा क्या है, हमें एप्टीट्यूड वाला चैप्टर इसके पहले समझा, ये एप्टीट्यूड से आई है सब, ठीक है, फाउंडेशनल वैल्यूज वगैरह वहाँ से हमने लिया है, पर तो भी हमने एप्टीट्यूड वाला चैप्टर समझा, ठीक है। एप्टीट्यूड में कुछ टर्मिनोलॉजी थी और फिर इमोशनल इंटेलिजेंस वाला भी चैप्टर है, तो ये सब ऐसे चैप्टर एथिक्स में क्यों दिए गए, तो इन सब थियरी का यूज़ करना है हमें, ठीक है। तो सामने वाले इंसान को भी हमें बदलने की कोशिश करना है, उनको बोलना ये कि आपको करप्शन नहीं करना चाहिए, ये गलत है, पब्लिक के साथ में अन्याय हो रहा है, ठीक है, इनजस्टिस कर रहे हो आप, ठीक है, तो ये नहीं करना चाहिए। तो इसके अंदर आप कुछ स्किल का यूज़ कर सकते हो, कौन सी स्किल, तो एक इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हो, आप अपने आप को समझो, सामने वाले को समझो और उनको एथिकल वे में आप उनको मनाने की कोशिश करो, ठीक है। फिर परसुएशन यानी कि आप जानबूझ के सामने वाले इंसान को अपनी बातों के लिए मनवाना, तो आप अपनी बातों के लिए कि मैं आपका डिसीजन ये नहीं फॉलो करूंगा, तो आप इस तरह से भी उनको मनवा सकते हो। आप सामने वाले इंसान के अंदर एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एटीट्यूड चेंज कैसे होता है वो भी हमने पूरा का पूरा एक थियरी है, ठीक है, एटीट्यूड चेंज में, कि बहुत अलग अलग वे में एटीट्यूड चेंज होता है। कि बचपन में पेरेंट्स से लेके जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, स्कूल है, टीचर्स है, सोसाइटी है, ठीक है, मीडिया है, सोशल मीडिया वगैरह है, अलग अलग, ठीक है, पीयर से, कॉन्फॉर्मिटी बिहेवियर वगैरह, ठीक है, तो अलग अलग लोग आपका एटीट्यूड चेंज कर रहे हैं, तो आप भी एक पब्लिक सर्वेंट हो, ठीक है, तो सामने वाले इंसान का भी आप एटीट्यूड चेंज कर सकते हो, ठीक है, उनको आप पॉजिटिव वे में सारी की सारी बातें समझा सकते हो। तो इस तरह से क्या है, आप रूल ऑफ लॉ को अवॉइड करोगे, ठीक है, और आप कुछ भी जो यहाँ पे वल्नरेबल सेक्शन है, जो फार्मर है, उनके साथ में भी अन्याय नहीं करोगे, और आप गवर्नमेंट के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी कम करोगे। और इस तरह से अगर आप बात मानते हो, अगर आप सही वे में जा रहे हो, तो यहाँ पे हमने बात किया था ना कि पब्लिक मनी का मिसयूज हो रहा था, तो मिसयूज भी वो नहीं होगा इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से पूरा का पूरा केस स्टडी को हम कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने बेस्ट वे में ज़्यादा से ज़्यादा, हमारा यही मकसद है
कि केस स्टडी को हम ज़्यादा से ज़्यादा टर्मिनोलॉजी, ज़्यादा से ज़्यादा एथिकल टर्म्स का यूज़ करके हम केस स्टडी को पूरा करें। और वो ये सब वर्ड्स आप अच्छे से लिखते रहना। आप कहाँ का बहुत सारी जगह पे ये सब वर्ड का यूज़ करोगे, आप ऐसे ही वर्ड्स अलग अलग केस स्टडी में यूज़ होंगे। और याद रखना 8 से 10 केस स्टडी अलग अलग एग्जाम में पूछते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग ऐसे वर्ड्स का यूज़ करोगे जिसमें मल्टीपल आपको एग्जाम्पल मल्टीपल वर्ड्स मिलते हैं, तो वो सब लिखो, उसका यूज़ करोगे तो आपकी केस स्टडी भी बेस्ट रहेगी और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम पूरा का पूरा केस स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं। लास्ट में हमने बोला कंक्लूजन तो करना ही है, कंक्लूजन में कि प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस रखना है और मुझे और कोई अनएथिकल वे में मुझे नहीं जाना है, इंपार्शियलिटी रखनी है। ठीक है, और इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है। हाईएस्ट मेरी पब्लिक वैल्यू एज ए ह्यूमन वैल्यू फॉलो करना है, मुझे एथिक्स को फॉलो करना है, राइट एक्शन मेरी होनी चाहिए, राइट मोरालिटी मुझे रखना है। ठीक है, और मुझे किसी के साथ में अन्याय नहीं होने देना, इनजस्टिस नहीं होने देना। ऐसे करके आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, कंपेशन वगैरह भी लिख सकते हो। कंपेशन में भी आप उसका गिब्रान का एग्जाम्पल लिख सकते हो, एरिस्टोटल का एग्जाम्पल लिख सकते हो। वर्चू एथिक्स में आप एरिस्टोटल का एग्जाम्पल लिख सकते हो कि मैं करेज वगैरह रख के मैं वर्चू एथिक्स को फॉलो करके भी इस तरह के केस स्टडी कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो इस तरह आप बहुत सारी चीज़ों को कंक्लूजन में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो यहाँ पे केस स्टडी हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच।